आज हम लोग क्लास 11th का काव्य खंड का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, पोएट्री सेक्शन, जिसका शीर्षक है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। जहां हमारा मस्तिष्क क्या हो, बिना भय का हो, निर्भय हो। क्या हो? जहां हमारा मन, हमारा मस्तिष्क क्या हो, बिना भय का हो, निर्भय का हो। और इसका कवि कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इसके पहले कुछ इंट्रोडक्शन पर हम लोग प्रकाश डालेंगे, पॉइंट वाइज इसको हम लोग देखेंगे क्या लिखा हुआ है। तो मैंने बोर्ड पर लिख दिया है काव्य खंड अध्याय 1, और शीर्षक है, टाइटल है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। जहां मन हमारा क्या हो, निर्भय हो, जहां हमारा मस्तिष्क, हमारा माइंड क्या हो, एकदम फ्री हो, आजाद हो, उस जगह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसका कवि है रविंद्रनाथ टैगोर। पेज नंबर 129 में हम लोग फोकस करेंगे। सबसे पहले आज इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन अबाउट पोएट। इंट्रोडक्शन, परिचय, अबाउट पोएट, कवि के बारे में परिचय देखेंगे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, नंबर 1, अगर इसको पॉइंट वाइज बनाते हैं तो नंबर 1 क्या लिखा है, इनका जन्म के बारे में डिटेल दिया है। तो रविंद्रनाथ टैगोर वाज बोर्न इन 1861 एंड डाइड ऑन 1941। ठीक है, इनका भी ईयर अगर करते हैं तो घटा देंगे तो एक में से कितना गया 0, और 14 में से 6 गया 8, यानी कि 80 वर्ष, 80 ईयर्स, लगभग कितने वर्ष, 80 वर्ष। यही ना हुआ है? ठीक है, घटाएंगे तो 80 वर्ष आएगा। चलिए दूसरा पॉइंट, इनके बारे में क्या लिखा हुआ है। रविंद्रनाथ टैगोर 1861-1941 द रिसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1930। सेकेंड इनके बारे में बदला जा रहा है कि ही was awarded, पुरस्कृत किया गया, अवार्डेड बाय द नोबेल प्राइज, बाय द शांति पुरस्कार। क्या बोलते हैं इसको? शांति पुरस्कार, जो किसी साहित्य के क्षेत्र में या विज्ञान के क्षेत्र में या कोई भी फील्ड हो जो अहम भूमिका निभाया हो, समाज को योगदान दिया हो, देश में बदलाव आई हो, इससे उन लोगों को, वैसे महापुरुषों को क्या दिया जाता है? शांति पुरस्कार दिया जाता है, द नोबेल प्राइज। उनको पुरस्कृत किया गया है नोबेल प्राइज से। कब? इन 1930। और किसके लिए? फॉर साहित्य, फॉर लिटरेचर। किसके लिए? साहित्य के क्षेत्र में इनको दिया गया है या पुरस्कृत किया गया है 1913 में। यहां तक क्लियर है? और यह उस समय विश्व का कवियों में से एक महान लयबद्ध कवि थे, लिरिक पोएट थे। विश्व में एक फेमस पोएट थे, विश्व में जितने भी कवि है, लिखा है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिरिक पोएट्स ऑफ द वर्ल्ड। लिख देंगे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, एक महान कवि थे, ग्रेटेस्ट पोएट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। कैसा पोएट? लिरिक्स वाला। कैसा? लिरिक्स, जिनके कविता में क्या हो, लयबद्ध हो, लय हो। रिसिपिएंट मतलब प्राप्त करता है, रिसिपिएंट मतलब क्या होता है? प्राप्त करता। इनको नोबेल प्राइज दिया गया। रिसिपिएंट मतलब प्राप्त करता, रिसीवर। मीनिंग यहां लिख देते हैं स्टैंडर्ड के, रिसिपिएंट। रिसिपिएंट मतलब होता है रिसीवर, प्राप्त करता, जिनको दिया गया, रिसीवर। ठीक है, रिसिपिएंट मतलब क्या हो जाएगा? रिसीवर, प्राप्त करता। वही यहां पे लिख दिया कि उनका अवार्ड दिया गया बदल के। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, एक महान लिरिक्स पोएट। कैसा पोएट? लिरिक पोएट थे विश्व में। ठीक है, तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिरिक पोएट थे, सिंपल। कवियों में, विश्व के कवियों में एक ये भी महान कवि थे। चौथा पॉइंट इनके बारे में क्या कहा जा रहा है, ही वॉज ऑल्सो नोटेड ड्रामाटिस्ट, नोवेलिस्ट। तो यहीं पे लिख देंगे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिरिक पोएट। उसके बाद सेकेंड लाइन में ऐसे लिख देंगे, इसको डिलीट कर देते हैं, डायरेक्ट लिख देंगे। इनका नाम यहां लिख देते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ
टैगोर। कौन कौन थे तो यहाँ पे लिख देंगे नंबर 1 में ए ग्रेटेस्ट पोएट, क्लियर। दूसरा नाटककार, ड्रामाटिस्ट, क्या थे ये, ड्रामाटिस्ट, नाटक भी लिखा करते थे। तीसरा उपन्यास, नोवेलिस्ट, उपन्यासकार थे, क्या थे, उपन्यासकार, उपन्यास भी लिखा करते थे। उसके बाद लघु कथा लेखक भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर, लघु कथा लेखक, शॉर्ट स्टोरी राइटर, क्लियर है। और भी इनके कुछ गुण दिए हुए हैं। दर्शन शास्त्र भी थे, फिलोसोफर, क्या थे, फिलोसोफर, फिलोसफी के ज्ञाता थे। नालंदा में पढ़े ना फिलोसफी सब्जेक्ट, वही दर्शन शास्त्री थे, दर्शन शास्त्री, फिलोसोफर। ह्यूमनिस्ट, मानववादी, मानववादी, मानव के प्रति सोच रखना, उसके भलाई के लिए सोचना। और राष्ट्र निर्माता, नेशन बिल्डर का मतलब होता है राष्ट्र निर्माता, राष्ट्र निर्माता, राष्ट्र को बनाने में जो सहयोग दिया हो। और लास्ट में ये संस्थापक भी थे एक यूनिवर्सिटी का, फाउंडर ऑफ विच यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी का नाम दिया है, वो एक अंतरराष्ट्रीय यूनिवर्सिटी था, विदेशी के भी बच्चे पढ़ते थे उसमें, एंड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, एक अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। और उस विश्वविद्यालय का नाम है शांति निकेतन। क्या नाम है, शांति निकेतन, जो वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में, चूंकि ये बंगाल के वासी थे, बंगाल के कवि थे, क्लियर। तो एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि इन्होंने कौन सा विश्वविद्यालय को स्थापना किया, तो उसका नाम क्या है, शांति निकेतन, जो एक अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय था। इसका मतलब कि वहां विदेश से भी बच्चे पढ़ने आते थे, इसलिए उसको कहा गया है इंटरनेशनल, ठीक है, यूनिवर्सिटी। आगे बढ़े, यहां तक कोई छोटा मीनिंग नहीं। He wrote primarily in Bangla but rendered a large number of his own works into English. चौथा पॉइंट में आ रहा है कि इन्होंने प्रथम बार में प्राइमरली क्या थे, बांग्ला राइटर थे, यानी कि बंगाल के थे चूंकि, तो अपने वहां के लोकल लैंग्वेज में वो लिखा करते थे, स्टेट लैंग्वेज में, राजकीय भाषा में। प्राइमरी इन बांग्ला, किस लैंग्वेज में, बांग्ला में कविता, ड्रामा या कहानी लिखा करते थे। फिर बाद में इन्होंने बहुत सारा अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया, अंग्रेजियों में भी पोयम लिखा है कि बट रेंडर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ हिज ओन वर्क्स इनटू इंग्लिश। शुरू में बांग्ला में, लेकिन बाद में बहुत सारा, लार्ज नंबर ऑफ पोएट या पोयम या ड्रामा, किस भाषा में, इंग्लिश में। सिंपल में बांग्ला में लिखा करते थे, और उससे शुरुआत में प्राइमरली मतलब क्या था, प्रथम बार में किस भाषा में, बांग्ला में। और फिर रेंडर मतलब क्या था, सेवा देना, रेंडर मतलब सेवा देना या लिखना या कुछ करना, काम करना। तो शुरू में बांग्ला भाषा में काम किया, और बाद में बहुत सारा अंग्रेजी भाषा में, लॉट ऑफ कर रहा है, मेनी, अ लार्ज नंबर ऑफ, बहुत सारा काम इनका क्या, अंग्रेजी भाषा में भी है, क्लियर। इसमें शॉर्ट में बता दिए, यानी सिंपल ये, चूंकि बांग्ला भाषी कवि थे, लेकिन उससे भी ज्यादा अधिकतर अंग्रेजी में इन्होंने पुस्तकों क्या किया है, लिखा है, क्लियर है। पांचवा, है हाँ, एंड इन दिस प्रोसेस रोट देम अन्यू, और अंग्रेजी भाषा में लिखे हैं, और जिसको क्या किया है कि नया रूप दिया, अन्यू, मतलब एक नई चीज की रचना किया है, ठीक है। एंड इन द प्रोसेस, और इस प्रक्रिया में उन्होंने नया चीज लिखा है, अन्यू मतलब क्या होता है, नया चीज। और कुछ वर्क्स है उनके, जो पुस्तक है, किताब है, उसको लिखा हुआ है, पुस्तक का नाम है सच वर्क्स इंक्लूड गीतांजलि। उनके इंपोर्टेंट वर्क्स लिख देंगे, ही इज फेमस और इंपोर्टेंट वर्क्स, हिज इंपोर्टेंट वर्क्स। नंबर 1 पुस्तक है गीतांजलि, क्या नाम है, गीतांजलि। सेकंड, द क्रिसेंट मून, थर्ड वन इज द गार्डनर, ये सब उनके द्वारा रचित पुस्तक हैं, द गार्डनर। और कुछ और भी अनदर अन्य इंपोर्टेंट वर्क्स हैं, लिखा हुआ है गोरा,
चौथा में लिख देंगे गोरा, पांचवा है द रेक, सिक्स्थ वन है द पोस्ट ऑफिस, ऐसा नोट्स बना लीजिए, द पोस्ट ऑफिस, साधना, सातवां है साधना, और लास्ट है द होम एंड द वर्ल्ड, द होम एंड द वर्ल्ड, द होम एंड द वर्ल्ड। क्लियर है? हाँ? और एक और दिया है तो उसको हम बताते हैं क्या है। तो सिंपल इनके 8 मुख्य वर्क हैं, गीतांजलि, द क्रिसेंट मून, द गार्डनर, गोरा, द रेक, द पोस्ट ऑफिस, साधना, द होम एंड द वर्ल्ड। उसके बाद एक चीज दिया है, उसके बाद लिखा हुआ है कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। तो माइंड इज विदाउट फियर जो आज हम लोग को पढ़ना है वो किसका एक पार्ट है, वो किस किताब से लिया गया है? तो इट वाज अ लिरिक टेकन फ्रॉम गीतांजलि। अरे समझ में? आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहां हमारा मन, हमारा मस्तिष्क बिना डर का और निर्भय हो, वो कौन सा पुस्तक का एक भाग है? गीतांजलि का। कौन सा? गीतांजलि। यहां से एरो मार्क डाल देते हैं। गीतांजलि में से लिया गया एक लिरिकल पोयम है, एक लयबद्ध कविता है। क्लियर? ये भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर टेकन फ्रॉम विच हिज वर्क। उसका ऑब्जेक्टिव आंसर क्या होगा? गीतांजलि से इसको लिया गया है, उसका एक पार्ट है। आगे बढ़े। और अभी जो पढ़ने जा रहे हैं गीतांजलि में क्या पढ़ना है, तो लिखा हुआ है गीतांजलि इज वन ऑफ हिज बेस्ट रिमेंबर्ड पैट्रियोटिक पोएम्स। गीतांजलि जो पोएम है, गीतांजलि जो पुस्तक है, यह इसमें जितने भी थे ये कैसे थे? राष्ट्र के प्रति, राष्ट्रभक्ति पोएम। कैसे? पैट्रियोटिक मतलब, पैट्रियोटिक पोएम्स का मतलब कि राष्ट्रभक्त के रूप में या राष्ट्र के लिए, राष्ट्रवादी, पैट्रियोटिक, पैट्रियोटिक पोयम है। ये कैसा पोयम है? राष्ट्र के प्रति लिखा हुआ पोयम है। सिंपल जो गीतांजलि पुस्तक है उसमें जितने पोयम थे, जितने कविता थे, सब भारत देश के लिए लिखा गया, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम दर्शाया गया है, जिससे बोलते हैं ना देशभक्त है, तो पैट्रियोट उसको बोलते हैं, पैट्रियोट। यहां तक पैट्रियोट मतलब देशभक्त, अब पैट्रियोटिक मतलब देश के लिए लिखा हुआ कविता। तो ये कविता कैसा है? तो ये देश के लिए लिखा हुआ है, पैट्रियोटिक पोयम। ठीक है? यानी सिंपल गीतांजलि पुस्तक ही जो संग्रह है, कलेक्शन ऑफ हिज वर्क्स, गीतांजलि जो पुस्तक है जिसमें कविताओं का संग्रह है, वह देश के प्रति प्रेम को बतलाता है, देश के प्रति लिखा हुआ यह कविता है, यानी कि राष्ट्रभक्त या राष्ट्रीय कविता है, राष्ट्र के लिए इन्होंने लिखा है। ठीक है? पैट्रियोट मतलब होता है राष्ट्रभक्त या देशभक्त, देश प्रेमी। पैट्रियोटिक पोएम मतलब वैसा कविता जो देश के लिए लिखा गया हो। क्लियर है? आगे एक्चुअली में यह एक प्रार्थना है। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक प्रार्थना लिखा है। एक्चुअली एक निवेदन है, वो खुदा से प्रेयर करता है, भगवान से, ईश्वर से। इट इज अ प्रेयर टू गॉड, ईश्वर से प्रार्थना करता है। किसके लिए? टू अवेकन द कंट्री फ्रॉम डार्कनेस एंड स्लेवरी इनटू अ स्टेट ऑफ आइडियल फ्रीडम। यह रविन्द्रनाथ टैगोर जी इस कविता के माध्यम से ईश्वर से दुआ किए हैं, प्रार्थना किए हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हमारे देश को, जो हमारे देश में अंधेरापन है, डार्कनेस है, जो हमारे देश में अभी गुलामी है, दास्ता है, स्लेवरी था पहले अंग्रेजों का गुलाम है ना, जो अंधेरापन है, गुलामी है, उसको प्रभु तू एक ऐसा क्या कर दे, एक आजादी वाले, आदर्श आजादी वाले हालातों में क्या कर दे, इसको बदल दे। क्लियर है? कह रहा है कि हमारा देश, बोर्ड पे देखिए, कह रहा है कि हमारा जो देश है, कंट्री, वो अभी दो चीजों से ढका हुआ है। इसमें अंधेरापन आ गया, डार्कनेस, प्लस यहां के लोग स्लेवरी में जिंदगी जी रहे हैं, गुलामी में। तो प्रभु तू क्या कर, मैं दुआ करता हूं कि इन दोनों को तू मिटाकर हमारा देश को कैसा बना दे, एन आइडियल फ्रीडम। हमारा देश क्या हो, एक आदर्श आजादी वाला देश हो, यहां पर आजादी हो, स्वतंत्रता हो, लोग चैन की स्वतंत्रता की सांस लें। यहाँ के समाज में जितने लोग रहे, क्यों? क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था, हम लोग उसके विरुद्ध में, इन्होंने भी आंदोलन में बहुत अहम भूमिका निभाया है। ठीक। द होल पोएम इज अ सिंगल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। करे पूरा कविता एक जटिल कॉम्प्लेक्स है, एक सेंटेंस है, वाक्य है, वाक्य एक प्रकार का वाक्य है, सेंटेंस ही है। क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, जिसका प्रिंसिपल क्लॉज, जो मुख्य भाग है, वह अंत वाला लाइन है। जिसका प्रिंसिपल क्लॉज कौन है?
अंत वाला लाइन है। सिंपल या जो कविता हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 130 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 लाइन का जो एक कविता है, यह एक वाक्य है। सिंपल एक वाक्य में इसको लिखा गया। देखेंगे तो बीच में कहीं फुल स्टॉप नहीं है, कॉमा है, सेमी कॉलन है ना। बीच में अगर कविता को देखेंगे कहीं फुल स्टॉप नहीं है, लास्ट में फुल स्टॉप है। तो इसलिए यहां लिखा है कि यह कविता एक ही वाक्य है और उस वाक्य का नाम है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज। ग्रामर में पढ़ेंगे तो दोनों मिलकर जब उससे बहुत सारे सेंटेंस आपस में जुड़े रहते हैं तो उसी को बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ग्रामर है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो चीज पाए जाते हैं, इसके दो भाग होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो कह रहा है जो मुख्य लाइन है वह अंतिम वाला लाइन है, द प्रिंसिपल क्लॉज इज द लास्ट लाइन। ठीक है, उसके बाद कुछ क्रियाकलाप दिया है, उस क्रियाकलाप के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। लिखा है कि वर्क इन ए स्मॉल ग्रुप्स, छोटे समूह में इस कार्य को करें और आपस में निम्न प्रश्नों के ऊपर बातचीत करें, डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 1, डू यू थिंक बर्ड्स एंड एनिमल्स इन केजेस आर हैप्पी? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि जो चिड़िया या पक्षी पिंजरे में है वो खुश है? क्या वो खुश है? नहीं, उनको भी चैन की हवा चाहिए, उनको भी आजादी पसंद है, उनको भी स्वतंत्रता पसंद है, उनको भी अपना अधिकार के अनुसार उड़ने का हक ईश्वर ने दिया है। हमें किसी पक्षी या जानवर को कैद में नहीं रखना चाहिए, है ना, क्योंकि वो भी एक क्या है? ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ एक प्राणी ही है। सेकेंड वन, वुड एनी ऑफ यू लाइक टू लिव अ लाइफ ऑफ स्लेवरी? क्या आप में से कोई है जो गुलामी में रहना चाहता है? नो, कदापि नहीं, नेवर। थर्ड वन, वुड यू लाइक टू लिव अ लाइफ ऑफ फ्रीडम एंड व्हाई? क्या आप में से कोई है जो आजादी का जिंदगी जीना चाहता है और क्यों? तो हाँ, हम जीना चाहते हैं, हम अपने हक के अनुसार अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं अपने इंटेंशन के अनुसार, अपने विल के अनुसार, है ना। तो इसमें यस कर देंगे, उसका कुछ कारण लिख लीजिएगा आप लोग। और लास्ट क्वेश्चन दिया है, हाउ डू यू इंटरप्ट द फ्रीडम ऑफ अ नेशन? आप राष्ट्र के आजादी को किस तरह देखती हैं, उसको अपने भाषा में लिखिए। एक देश का आजाद होना आपके लिए क्या मायने रखता है, उसमें अपने विचार को, अपने व्यक्तित्व को लिखना है, अपने भावनाओं को। ठीक है, पेज नंबर 130 को देखेंगे और पोएम लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो हम लोगों ने परिचय देख लिया। अब स्टार्ट करना है पेज नंबर 130। कविताओं को लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश किया जाए। मिटा दें ये सब। ठीक, लिखा है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। जहां हमारा मन क्या हो? विदाउट फियर हो। यहां पर देखते जाएंगे, बोर्ड पे समझ में आ जाएगा कविता। सबसे पहले हम कह रहे हैं वेयर। वेयर मतलब कहां ना, वेयर मतलब कहां। तो कह रहा है ईश्वर तुम मेरे देश को एक ऐसा स्थान बना दे, मान लेते एग्जाम्पल के लिए प्लेस। तो चूंकि रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाल के हैं और भारत देश के हैं, तो ये बात कर रहे हैं अपने ही देश के बारे में, क्योंकि कविता में बोला गया है कि कविता राष्ट्र के प्रति लिखा गया है या राष्ट्रभक्ति कविता है, यही ना। तो प्लेस कौन हुआ हमारे लिए? वेयर। तो वेयर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? प्लेस हमारे लिए इंडिया हुआ, है ना। इंडिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। किससे प्रार्थना कर रहे हैं? रविन्द्रनाथ प्रेइंग टू गॉड, प्रेइंग टू गॉड, ईश्वर से वो प्रार्थना निवेदन कर रहे हैं। क्या करने के लिए? तो कंडीशन नंबर 1 पहला कि वेयर, कि ईश्वर इस जगह को वैसा बना दे जहां पर, वैसा जगह जहां पर हमारा हमारा माइंड, मन और मस्तिष्क, माइंड का मतलब मन भी हो जाएगा और हमारा दिमाग, मस्तिष्क, ठीक है, दोनों क्या हो? बिना फियर का हो, बिना फियर का हो। देयर शुड बी नो एनी फियर, कोई भय न हो। हमारा देश में ऐसा कर दे, हमारे देश के लोगों का मन, मस्तिष्क, की वहां कोई डर भय न हो, पहला कंडीशन। दूसरा कह रहा है साथ ही जहां पर लोग सर उठाकर जिंदगी जिए, इज्जत के साथ जिंदगी
जिए। हेड इज हेल्ड हाई, हेड इज हेल्ड हाई, इसका मतलब जहां पर लोग इज्जत और सम्मान के साथ अपना जिंदगी को क्या करे, गुजर बसर करे, जहां पर वो लोग अपने मस्तिष्क को, अपने हेड को क्या करे, ऊंचा करे, क्या करे, ऊंचा करे। यानी कहने का मतलब भाव समझ रही, पहला लाइन कह रहा है प्रभु मेरे देश के लोगों को, मन को, उनके मस्तिष्क को ऐसा कर दे जो बिना डर के वो लोग जिंदगी जिए। दूसरा, जहां पर ऐसा समाज यहाँ का अभी गुलामी में है, उन लोग को क्या कर दे, ऐसा कर दे कि लोग जब भी समाज में कहीं भी जाए तो समाज उठाकर जिंदगी जीना सीखे, यानी कि अपना सर उठाकर क्या करे, जिंदगी जीना सीखे, यानी इज्जत और सम्मान के साथ रहना सीखे, किसी का गुलामी खटने की जरूरत नहीं है। हेल्ड हाई का मतलब सर उठाकर जीना, ठीक है, मुहावरा टाइप का है। यहां तक क्लियर पहला लाइन। दूसरा लाइन में आते हैं, वेयर नॉलेज इज फ्री। तीसरा पार्ट कर रहा है, नॉलेज वैसा देश हो, वैसा जगह हो जहां नॉलेज, ज्ञान फ्री में मिलता हो। क्या मिलता हो, ज्ञान फ्री में हमें मिलता हो, निःशुल्क मिलता हो। थर्ड लाइन, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स। जहां वैसी जगह, जहां की दुनिया, जहां का घर परिवार, जहां का वर्ल्ड, जहां का जो संसार है, वैसी एक देश होना चाहिए जहां का जो संसार है, लोगों की दुनिया है, वो दुनिया छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं टूटा होना चाहिए। फ्रैगमेंट्स मतलब क्या आता है, स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे टुकड़े। तो वर्ल्ड शुड नॉट मस्ट बी डिवाइडेड, क्या होना चाहिए, डिवाइडेड, डिवाइडेड इनटू स्मॉल पीसेस, इनटू स्मॉल पीसेस। या इसी को अंग्रेजी में दिया हुआ है कि वैसी दुनिया प्रभु, हमारा देश एक ऐसी दुनिया बन जाए, या लोगों की हमारी दुनिया ऐसी बन जाए कि लोग आपस में एक दूसरे से बटे ना हो, आपस में भी खंडित ना हो। क्या हो, आपस में क्या ना हो, विभाजित ना हो, लोग मिलजुल कर हमारे देश में रहना चाहिए, स्मॉल पीसेज ना हो। इसके लिए दिया है कि वैसा जगह जहां पर फ्रैगमेंट्स ना हो। फ्रैगमेंट्स मतलब क्या हो, विभाजन ना हो, जो आपस में देश में प्रेम से लोग रहते हो, भाईचारा की भावना हो, एक दूसरे की मदद की भावना हो, परिवार में बंटवारा ना हो, एक साथ मिलकर यूनिटी में रहा करते हो, वैसा प्रभु जगह हमारा देश को बना दे, इसलिए प्रयोग किया गया वेयर। तो चौथा भी समझ में आ गया, पॉइंट वाइज कर दिए। पहला माइंड जो बिना डर का हो, दूसरा हमारा सर हेल्ड हाई हो, यानी ऊंचा सर, हम इज्जत के साथ समाज में जिए, और तीसरा ज्ञान की प्राप्ति निःशुल्क हो, एकदम फ्री में पढ़े, सब बच्चा यहाँ का पढ़े, यहाँ के लोग पढ़े, शिक्षित हो। और विश्व, विश्व का मतलब पूरा दुनिया की बात नहीं कर रहा, विश्व मतलब हमारी दुनिया, परिवारों की दुनिया, यहाँ के लोगों की दुनिया आपस में बटी हुई नहीं होनी चाहिए, टुकड़ों में बटी होनी नहीं चाहिए, फ्रैगमेंट्स में नहीं चाहिए, बल्कि हमारे परिवारों के बीच में यूनिटी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। भले हमारा लैंग्वेज, हमारा ड्रेस, हमारा राज्य, हमारा परंपरा, हमारा डांस, हमारा खान पान, हमारी भाषा, भले ही विविधता है, डाइवर्सिटी है, लेकिन डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हमारा देश में क्या होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। कहावत है ना, विविधता में एकता, देयर इज यूनिटी इन द डाइवर्सिटी, विविधता में ही एकता है ना। आगे क्यों कह रहा है, क्यों कह रहा है कि आज की दुनिया बटी हुई, जब ये कविता लिखे, क्यों, क्योंकि लिखा हुआ है नीचे वाले लाइन में, हाफ पार्ट में, कि बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, क्योंकि यहाँ के लोग अपने घर में ही, अपने भाई भाई ही बांट बांट कर अपना घर रह गया है। मान लो ये घर है, एक होम है, और इस होम में कितने भाई हैं, 3 भाई, तो दोनों अपना अपना जमीन क्या कर दिया है, बांट के बीच में नैरो दीवार खड़ा कर दिया है। भाई तो केवल खून का रिश्ता है, लेकिन आपस में ये आदमी, एक आदमी वाई से नहीं बात करता है, ये आदमी जेड से नहीं बात करता है, एक से, यानी एक दूसरे से कोई बात नहीं करता है। ऐसा दुनिया हमें नहीं चाहिए जहां पर लोगों के बीच में एक संकीर्ण दीवार हो, नैरो वॉल्स खड़ी कर दी गई हो, बीच में एक बाधा हो, वैसा हमको दुनिया नहीं चाहिए। क्लियर, हमको दुनिया चाहिए कि लोग एक साथ मिलकर यूनिटी के साथ अपना जिंदगी गुजर करें। आगे समझ में वही लिखा हुआ है कि ऐसी दुनिया नहीं होना चाहिए जहां पर छोटे छोटे दीवारों से लोगों को आपस में क्या कर दिया है, टुकड़े टुकड़ों में बांट दिया है, फ्रैगमेंट्स में बांट दिया है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, प्रभु वैसा स्थान होना चाहिए, हमारे देश को वैसा बना दे, इस प्लेस को, इंडिया को ऐसा बना दे कि जहां पर लोगों का जो बात निकले, लोगों का जो वर्ड्स हो, वर्ड्स शब्द, लोगों का जो मुंह से शब्द निकले वो दिल की गहराई से निकले और सत्य से निकले। द डेप्थ ऑफ गहराई, लोगों का जो शब्द होना चाहिए
वो झूठ पर आधारित बुनियाद नहीं होनी चाहिए, लोगों की बुनियादी झूठ नहीं होनी चाहिए। हमारा देश के लोग सत्य के ऊपर निर्भर हो, इसलिए कह रहा प्रभु हमारे देश के लोगों का शब्द जो है, लोगों का जो लैंग्वेज है या जो भी काम करते हैं, एक दूसरे पर भरोसा करने के लायक वो वचन को बोले। इसलिए लिखा हुआ है उन लोग का शब्द कैसा होना चाहिए, सत्य के गहराई से होना चाहिए। लिखा हुआ है द डेप्थ मतलब क्या होता है, गहराई, द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। कैसा होना चाहिए प्रभु, यहाँ के लोगों की बातें एक दूसरे पर भरोसा करने के लायक होने चाहिए। उनकी जो भी बातें हो, जो भी शब्द हो, जो भी एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को भरोसा दिलाने लायक हो, और वह बातें कैसी होनी चाहिए, सत्य की गहराई से निकलनी होनी चाहिए। वेयर वर्ड्स कम आउट मतलब बाहर आती हो, कहां से, तो सत्य की गहराई से। कहां से, सत्य की गहराई से। क्लियर है, आगे बढ़े। पॉइंट वाइज लिख दिए हैं, कुछ कुछ अंगों को दर्शाया गया है। पहला कि माइंड के दो हिंदी हो सकता है, मन मस्तिष्क यानी दिमाग। दूसरा है हमारा हेड यानी कि इज्जत के साथ हम समाज में जिए। तीसरा है ज्ञान की प्राप्ति, और चौथा है हमारी दुनिया एकता में होनी चाहिए, विभाजित नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद पांचवा था क्या, शब्द। हमारा शब्द किस पर आधारित होने चाहिए, सत्य पर आधारित होनी चाहिए। आगे, where tireless striving stretches its arms towards perfection। हमारा देश ऐसा होना चाहिए जहां के लोग क्या करना चाहिए, मेकिंग ग्रेट एफर्ट टू अचीव समथिंग। स्ट्राइविंग का मतलब होता है कुछ प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करना। क्लियर है, हमारा देश के लोग ऐसा होना चाहिए कि वो लोग एफर्टलेस ट्राई करें, एफर्टलेस अटेम्प्ट करने वाले होने चाहिए, एफर्टलेस कोशिश करने वाला हमारा होना चाहिए। हमारा देश के लोग टायरलेस ना हो, हमारा देश के लोग कैसा होना चाहिए, अथक होना चाहिए। टायरलेस का मतलब होता है अथक, जो कभी थके नहीं। इसका दूसरा मीनिंग लिख चुके हैं एफर्टलेस, देख लीजिए। हम टायरलेस का दूसरा मीनिंग क्या है, एफर्टलेस। तो कह रहे प्रभु मेरा देश को ऐसा बना दे जहां के लोग कभी थके नहीं, किस चीज में, स्ट्राइविंग करने में। स्ट्राइविंग का मतलब दिया हुआ है नीचे, अगर आएंगे मीनिंग में ग्लोसरी में लिखा हुआ है। स्ट्राइविंग का मतलब होता है मेकिंग ग्रेट एफर्ट, एक महान प्रयास करना किसी चीज को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अच्छी मतलब उपलब्धि करना, प्राप्त करना। तो हमारे देश के लोगों का कैसा कोशिश होनी चाहिए, वो स्ट्राइविंग होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए, अथक स्ट्राइविंग। हमारा देश के लोग प्रभु मेहनती हो, इसका मतलब ये ना कह रहे जी हमारा देश के लोग कैसा हो, मेहनती हो, लेबोरियस हो, हार्ड वर्कर हो, वैसा हमारी देश की जनता को बना दे, वो अथक प्रयास करते रहे। स्ट्राइविंग मतलब क्या होता है, अथक प्रयास करना, प्रयास जो हमेशा बढ़ती रहे। स्ट्रेच मतलब क्या होता है, स्ट्रेच योर हैंड मतलब क्या, हाथ इसे सीधा करो, यानी कि स्ट्रेच मतलब क्या, विस्तार। स्ट्रेच मतलब होता है एक्सटेंड करना, लेंथन करना, बढ़ाना। तो यहां पर एक मीनिंग दिया है स्ट्रेचेस, स्ट्रेचेस मतलब विस्तार होता है। ठीक है, एक्सटेंड लंबाई। तो इसका अर्थ समझ लीजिए, कह रहा है कि प्रभु हमारा भारत देश को ऐसा बना दे जहां के लोग अथक प्रयास करें और उनका प्रयास दिन प्रतिदिन बढ़ता है, हमारा देश विकसित होता रहे, है ना। और इट्स आर्म्स, उनके हाथ को, आर्म्स मतलब क्या होता है, हाथ, ARMS, आर्म्स मतलब हाथ। हमारे देश के लोगों का हाथ इतना मजबूत कर दे कि दिन प्रतिदिन हमारा देश विकसित की ओर बढ़े, हमारा देश एक परफेक्ट देश के रूप में हो जाए। इसलिए वहां वर्ड लिखा है परफेक्शन। परफेक्शन मतलब डेवलपमेंट, एकदम डेवलप कंट्री हमारा बन जाए। यहाँ के लोग इतना मेहनती हो जाए। अथक प्रयास का मतलब क्या होता है, अथक प्रयास को विस्तारित करना। इसका मतलब क्या है कि यहाँ के लोग हार्ड वर्कर हो, कठिन परिश्रमी हो और लेबोरियस हो, और अपने पसीना के कमाई यहाँ पर खाने वाले होनी चाहिए। हमारी जनता को प्रभु ऐसा बना दे जो अथक प्रयास करे किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए, जिससे हमारा देश किसके तरफ जाए, टुवर्ड्स मतलब किसके तरफ, तो परफेक्शन की तरफ, विकास की तरफ हमारा देश है, पूर्णता की तरफ हमारा देश है। इसमें कोई डाउट है ऊपर में कोई मीनिंग। चलिए नेक्स्ट, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रीयरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। आगे लिखा है एफ के बाद जी, कह रहे प्रभु हमारा देश में ऐसी झरना बना दे, पानी का सोता बना दे जिसका पानी एकदम क्लियर हो। सुन लीजिए, स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब क्या होता है, झरना। स्ट्रीम मतलब झरना। पर कभी तुलना कर रहा है, क्या कर रहा है, कभी तुलना कर रहा है कि जहां की झरना की जो पानी एकदम द क्लियर हो। द क्लियर मतलब स्पष्ट, द क्लियर मतलब
स्पष्ट कर प्रभु, यहाँ का लोगों का ऐसा होना चाहिए जैसे पानी, झरना का पानी कितना साफ रहता है, जब पहाड़ के पास जाएंगी ऊपर से गिरता है तो उसमें हमारा चेहरा भी रिफ्लेक्स होने लगता है, दिखाई देगा, इतना साफ सुंदर गिरता है। पहाड़ों में जाइएगा, रोहतास के वादियों में, कैमूर पहाड़ियों में मैंने गया था, गीता घाट, वहां पर मैंने गया था, बरसात के दिन में पानी जो गिर रहे थे इतने साफ थे कि लग रहा था कि हमारा चेहरा परछाई उसमें क्या हो, क्लियर दिख रहा हो। यानी कहने का मतलब हमारा देश है प्रभु एक न्याय का सिस्टम हो, पारदर्शिता हो। क्लियर स्ट्रीम का मतलब पानी की बात नहीं कर रहा है, कभी कह रहा है कि यहां पर हमारा देश में न्याय स्पष्ट हो। न्याय क्या हो, स्पष्ट, यानी कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए हमारे देश में, ट्रांसपेरेंसी, यहां पर पारदर्शिता हो, क्या हो, यहां पर लोगों को न्याय मिले, ऐसा हमारा देश होना चाहिए। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, जहां कारणों का जो पानी है जो सोता है वो साफ साफ बहता जाए, कोई भी चीज जो लोगों को न्याय स्पष्ट रूप से मिलनी चाहिए। और कैसा झरना, झरना का पानी ऐसा है जो नदियों में या पहाड़ों के वादियों में अपने रास्ता को क्या कर जाती है, खो जाती है। मान लो यह पहाड़ है ना, ये मान लेते हैं पहाड़ है और यहां से पानी झरना गिर रहा है, और झरना गिर रहा है तो हो सकता है कि नीचे भी तो कंकड़ वैसे पत्थर रहते हैं, बड़ा बड़ा पहाड़ में फिल्म में देखते हैं, तो यहां से पानी बह रहा है बह रहा है, अगर इसको कहीं इधर से रास्ता मिल गया तो इधर भी चल जा सकता है, यहां से रास्ता मिल गया तो इधर भी ये पानी अपना रास्ता खो सकता है। उसी तरह कह रहा है कि दुनिया, हमारी परमेश्वर देश, हमारा भारत देश ऐसा होना चाहिए कि यहां पर लोग अपने रास्ता को नहीं खोए। कहां रास्ता को खो रहा है, द डियरी डेजर्ट ऑफ डेड हैबिट, डियरी मतलब डल, बोरिंग, ये पानी जाकर बालू, यहां है ना बालू, बालू देखा है, सैंड, मरुस्थल राजस्थान में है, तो कह रहा है कि ये लोग जाकर इसका अंत कहां हो जाता है, सैंड पर हो जाता है। जैसे पानी का सोता पहाड़ से तो बह रहा है, ईश्वर यहां बहा रहा है, लेकिन ये अपना रास्ता क्या करता है, लॉस्ट कर जाता है, लॉस्ट हिज वे, LOST, लॉस्ट इट्स वे, हिज वे, इट्स लगेगा, निर्जीव है ना, इट्स वे। ये पानी जो आ रहा है, झरना पानी है, झरना से गिर रहा है पानी, हो सकता है यह अपना रास्ता भूल जाता है और इसका अंत जाकर किसी मरुभूमि में हो जाती है। कहां हो जाती है, मरुभूमि में हो जाती है। डेजर्ट मतलब क्या होता है, मरुस्थल। डियरी मतलब क्या होता है, डल, बोरिंग, कमजोर। तो इसका अंत क्या हो जाता है, वैसे डेड हैबिट में हो जाता है, जहां पर लोग जाकर क्या हो जाते हैं, मिट जाते हैं। लेकिन प्रभु हमारा देश की स्थिति ऐसा नहीं होनी चाहिए, इस पानी की झरने की तरह जो आगे तो जाता है, देश तो विकसित करेगा, लेकिन आगे जाकर देश का विकास ही ठप हो जाए, वैसा हमारा देश नहीं चाहिए इस झरना की पानी की तरह, बल्कि हमारा देश इस झरना के पानी की तरह एकदम क्लियर स्पष्ट होना चाहिए। यहाँ पर न्याय, जो समाज में न्याय है, लोगों को न्याय मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। वैसा नहीं कि वो आगे बढ़कर लोग इसके, लोगों का अधिकार को लोग यहाँ पर क्या कर दे, दमन कर दे। जैसे पानी बालू में जाएगा तो क्या करता है, बालू उसको सोख लेता है ना। उसी तरह देश की स्थिति उस समय हो गई थी, गुलाम में हम लोग रहते थे कि हमारा हक को लोग क्या करते थे, पैरों तले कुचल देते थे। इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर इस भावना के साथ कहे, प्रभु हमारा देश का जो पानी, झरना के पानी रूपी जो सिस्टम है, यहाँ के सिस्टम न्यायपूर्ण होना चाहिए, यहाँ के सिस्टम पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंस होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि यहाँ पर हक लोगों को मिलना चाहिए। वैसा नहीं होना चाहिए कि झरने की पानी की तरह अपना रास्ता खो गए हो, लॉस्ट हिज वे लिखा है ना, has not lost its way, कहां पर, into the dreary desert sand of dead habit, जहां पर मृत्यु वाला आदत है कि वहां पर जाकर सैंड में पानी क्या हो जाएगा, नेचुरली जाकर वो खत्म हो जाएगा, पानी का अस्तित्व रहेगा जी। बालू पर अगर पानी डालेंगे तो पानी दिखाई देगा, बालू पर नहीं, बालू उसको क्या करता है, अपने अंदर खींच लेता है। उसी तरह हमारा समाज उस समय हो गई थी, अंग्रेज में जब हमारे शासन थे तो हम लोग अपने अधिकार को, हमारे अधिकारों को, हमारे आजादी को लोग हनन कर रहे थे, दबा कर रखे। तो लोग बैठिए जी, बनाओ, क्या मिला था होमवर्क, कहानी सुनती है आकर तुम लोग, ठीक लास्ट लाइन में आएंगे, यहां तक क्लियर है ना भावना। कविता ऐसा होता है कि भावार्थ को समझना होता है, लिखा हुआ रहता है कुछ और, उसके अंदर मीनिंग छिपी हुई रहती है कुछ और, ठीक। सेकंड लाइन में आएंगे, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड, जहां पर मस्तिष्क या दिमाग को नेतृत्व किया जाता हो, बाय यू
जहां पर ईश्वर के द्वारा, जहां के लोगों को वैसा देश वैसा जगह जहां पर प्रभु तुम्हारे द्वारा लोगों को नेतृत्व किया जाता है। दी मतलब क्या होता है? यू, पुराना इंग्लिश है। दी मतलब यू, इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, जहां पर हमेशा विस्तारित हो लोगों का एक्शन। और एच में क्या आ रहा है? अगला पॉइंट में अगर आते हैं तो एच में कह रहा है कि जहां पर लोगों का थॉट, सोच, क्या है? लोगों का सोच और लोगों का कर्म। एक्शन मतलब क्या होता है? वर्क, कार्य। लोगों का कर्म, लोगों का विचार और लोगों का कर्म प्रभु क्या हो? हमेशा एवर वाइडनिंग हो, हमेशा विस्तारित हो। एवर वाइडनिंग का मतलब क्या होता है? ऑलवेज एक्सटेंडिंग। ऑलवेज एक्सटेंडिंग मतलब हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। जहां पर लोगों का सोच क्या हो? बढ़ते रहना चाहिए। लोगों का कर्म हमेशा पॉजिटिव वे में जानी चाहिए। ऐसा देश प्रभु हमको बना दे। ठीक है, तो हमारा देश क्या होना चाहिए? हमारा विचार यानी सिंपल वैसा विचार होना चाहिए कि थिंकिंग हाई रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? बताए थे एक बार, उच्च विचार, थिंकिंग हाई, उच्च विचार, एंड लिविंग सिंपल। लिविंग कैसा होना चाहिए? सादा जीवन होनी चाहिए। ऐसा हमारे देश को लगा दे कि यहाँ के लोगों की मस्तिष्क, यहाँ की दिमाग, सोच क्या हो? उच्च हो, और इनका कर्म हमेशा पॉजिटिव वे में, सकारात्मक वे में बढ़े, ताकि देश का क्या हो? विकास में योगदान प्राप्त हो। अंत लाइन में आएंगे, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, जिस तरह प्रभु तेरे स्वर्ग में आजादी है, उस तरह हमारा देश को क्या कर दे? तू आजाद कर दे। मैं तुझसे क्या करता हूं? दुआ करता हूं। जिस तरह स्वर्ग में स्वर्गदूत या स्वर्ग में बहुत आजादी रहती होगी ईश्वर के पास, उसी तरह इस देश को प्रभु हेवन में बदल दे। हमारा भारत देश जो गुलामी में 200 साल से अंग्रेजों के गुलाम में जकड़ा हुआ है, बंधनों में जकड़ा हुआ है, उससे मुक्त नहीं हो रहा प्रभु, हेवन की तरह उसके लिए भी रास्ता तुम स्वर्ग से क्या कर दे? खोल दे। हमारा भी देश आजाद हो। माई फादर, हे हमारे अब्बा, हे हमारे खुदा, ईश्वर को बोलता है, लेट माई कंट्री अवेक, मेरे देश को प्रभु तू जगा दे। मेरे देश के लोगों को क्या कर दे? फिर से जगा दे। फिर से उस ज्ञान को दे दे कि वो लोग अपने हक को, अपने अधिकार को क्या कर सके? पहचान सके। क्लियर है? तो इसका होमवर्क में क्वेश्चन बना लीजिएगा, एक बार डिस्कस कर देते हैं। What do you think is special about the composition of the poem? इस कविता के बारे में क्या विशेष बात है? आप क्या सोचती हैं? बताइए। पहला यही है कि ये देश प्रति है, पैट्रियोटिक पोएम है, देशभक्ति एक कविता है, यही ना है सबसे। दूसरा कि इसमें लोगों को जगाने की किया गया है, ईश्वर से प्रार्थना की गई कि प्रभु हमारा देश एक नया आजाद देश होना चाहिए। What does the poet pray to God with regard to the state of mind and of the Indian? भारतीय लोगों का मन, मस्तिष्क को कैसे बदलने के लिए कह रहा है? तो कह रहा है कि माइंड मस्ट बी विदाउट फियर, यहाँ के लोगों का दिमाग भय मुक्त होना चाहिए, निर्भय होना चाहिए। तीसरा, व्हाट डज नैरो डोमेस्टिक वॉल्स रेफर टू द पोएम व्हाट डू द वॉल्स डू? कह रहा है कि संकीर्ण दीवार जो बांट बांट के भाई भाई में बंटवारा कर दिया है, समाज में बंटवारा है, विविधता है, लोग एकता में नहीं रह रहे हैं, इससे आप क्या समझती हैं? इससे हम यही समझते हैं कि लोग एक दूसरे के बीच में क्या है? भाईचारा नहीं है, प्रेम नहीं है, यूनिटी नहीं है। इसलिए वो वाल्स क्या दिखाता है? कह रहे कि वाल्स क्या संकेत, क्या दर्शा रहा है? वाल्स यही दर्शा रहा है कि लोगों में आपस में ही प्रेम नहीं है, आपस में ही एकता नहीं है, लोग विभाजन के साथ जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। क्लियर? What sort of a place is the poet talking about the first two lines? प्रथम दो लाइन में कैसा जगह के बारे में कवि बात कर रहा है? कवि तीन चीज के बारे में बात कर रहा है। पहला दो लाइन में, पहला कि हमारा लोगों का माइंड फ्री से होना चाहिए, फियर से फ्री होना चाहिए, हमारा मस्तिष्क यानी हम इज्जत के साथ समाज में जीने चाहिए ऊंचा सर करके, और तीसरा हमारी ज्ञान प्राप्ति फ्री में होनी चाहिए। ठीक है। पांचवा, हाउ कंसर्न इज द पोएट अबाउट द नेशंस स्टेट ऑफ अफेयर्स? राष्ट्र के देश में, राष्ट्र के अफेयर में क्या कवि कहना चाहते हैं, अपने देश को कैसा बताना चाहते हैं, उसके बारे में कह रहा है। ठीक है। हाउ कंसर्न इज द पोएट अबाउट द नेशंस स्टेट ऑफ अफेयर्स? राष्ट्र के जो राज है उसके मामले में वो कैसा कह रहा है, हमारा देश कैसा होना चाहिए, हमारा राष्ट्र कैसी होनी चाहिए। ठीक है। तो हमारा राष्ट्र कैसा होना चाहिए? हमारा राष्ट्र ऐसा होना चाहिए जो आपस में विभाजित ना हो। हमारा राष्ट्र ऐसा होना चाहिए जहां के लोग अथक प्रयास करते हो, जहां के लोग के प्रयास से हमारा देश विकसित हो, है ना जी? वही ना है। आगे, हाउ कैन परफेक्शन बी अचीव? किस तरह परफेक्शन अचीव कर सकते हैं? तो सिंपल उसका एक ही आंसर है, टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस। कैसे? अथक प्रयास करके, हार्डवर्क हार्डवर्क हार्डवर्क, कठिन परिश्रम से ही किसी का विकास होता है। वो देश हो या व्यक्ति हो या समाज हो या समुदाय हो, उन वहां के लोगों का, वासियों का अथक प्रयास से ही देश आगे बढ़ता है।
लास्ट एंड फाइनल, व्हाट डज टैगोर मीन बाय रियरली डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट? कह रहा है कि मृत आदत वाली मरुस्थल जो बोरिंग है उससे क्या वो कहना चाहते हैं? तो उसका गुण यही है कि जिस तरह मरुस्थल में पानी सोख लेता है उसी तरह प्रभु हमारा देश क्या है, यहाँ पर ऐसे है कि लोग गुलामी में जी रहे हैं, जहां पर लोगों की आदत एक मृत समान हो गई। जिंदा तो है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं, लेकिन अपने अधिकार को नहीं पहचान रहे, अपने हक को दूसरों के हाथों में दिए हुए हैं। ये मृत बालू के समान यहाँ की जिंदगी हो गई है ना जी? बालू कैसा मृत है, उसका गुण है दूसरों को भी दबा देता है। जैसे झरना का पानी वहां आ रहा था तो क्या कर रहा था, सुखा दे रहा था। तो प्रभु हमारा देश वैसा होना चाहिए। तो कह कि इससे आप क्या समझते हैं? हम यही समझ रहे हैं कि हमारे देश के लोग जिंदा तो हैं लेकिन मृत जिंदगी जी रहे हैं, अपने हक को पहचान नहीं रहे हैं, यानी मरुस्थल की तरह हमारी जिंदगी हो चुकी है। क्लियर है? ठीक, होमवर्क में 7 क्वेश्चंस कल बना के लाइएगा। ठीक है, थैंक यू, जाइए आप लोग।